हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम जो है आप लोग के एकदम सामने है। 19 को आपका एग्ज़ाम है। तो 19 टू 22 में आपके सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड और बाकी सबकी पहुंच चुकी है। और बस सिर्फ केवल आपको ये करना है कि मैक्सिमम रिवाइज़ करना है, जितना हो सके रिवाइज़ करना है। क्योंकि डू और डाई की बात आती है इस टाइम पे कि जस्ट अगर ये आपने बस केवल एक पड़ाव है, ये आपका जो है सिर्फ एक पड़ाव अगर आपने पार कर लिया तो इसके बाद जो है आप एक सुनहरा भविष्य आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। सुनहरा भविष्य तात्पर्य होता है कि आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, फाइनेंशियली आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अदर वो यूर अ बॉय, अदर यूर अ गर्ल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक लड़का है या लड़की हैं, लेकिन आपको ये दोनों ही मतलब किसी भी सूरत में आप अपने आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुनहरा मौका आप लोग के सामने बीपीएससी लेकर के आया है। आपने तमाम लोगों से बात करी होगी होप सो कि जिन्होंने मतलब सिलेक्शन पाया है, तो सब यही मतलब सब लोग बताते हैं कि एक संघर्ष का एक दौर होता है और संघर्ष के दौर के बाद जो जीत हमें मिलती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो चलिए उसी खूबसूरत जीत की तरफ चलते हैं और इसी सीक्वेंस में हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। आज आप लोगों के सामने एक मिक्स जॉइंट प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जिसमें कुछ आपके हिस्ट्री जोग्राफी, पॉलिटी सब मिला करके आपके क्वेश्चंस आज आपके हैं। सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब पर्टिकुलर डिवाइड नहीं कर रही हूँ कि आज हिस्ट्री का, आज पॉलिटी का, इसका मतलब एक मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, जो मुझे बेहद महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवीजन है स्टूडेंट की तरह आपका जो है, इसमें कुछ क्वेश्चन साइंस के भी हैं। तो जैसे होता है ना कि स्टूडेंट को जैसी नोट्स मिलनी चाहिए, जैसी नोट्स बननी चाहिए, तो कंटेंट तो आपके पास यूट्यूब पे तमाम भरे पड़े मिलेंगे, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक मेरा अपना एक छोटा सा प्रयास है, मुझे लगता है कि एक बेहतर माध्यम होता है अपनी बात को पहुंचाने का। अगर मुझे कुछ भी जो भी पता है तो मैं अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ। आप लोग उसे देखें, आपसे उससे आपको फ़ायदा हो, आपका एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चंस मिले, आपके मेरिट में एक बेहतर माइलस्टोन साबित हो, और क्या चाहिए जो है। तो चले हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये कौन सा नियम है? मतलब कि अगर कोई भी वस्तु है, या तो वो चल रही है, तो अगर उसको अचानक से रुकना हो, या फिर अगर वो स्थिर है मतलब रुकी हुई है और अचानक से उसको आगे बढ़ना हो, तो कहने का मतलब ये है कि या तो वो स्थिर है या तो वो गतिशील है, मतलब वो रुकी हुई है या फिर वो चल रही है। दोनों ही पोजीशन में उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई बाह्य बल न लगाया गया हो। तो ये आपका कौन सा नियम है? तो ये आपका जो है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। मतलब आपका न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। एग्ज़ाम में ये ज़रूर आते हैं, एग्ज़ाम के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से आते हैं ये। तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहती है, और अगर वो गतिशील अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहती है, तब तक रहती है जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा देते हैं। तो ये आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए कुछ आपके यूनिट है जो है, और मतलब उनकी कैसे मापा किस लिए मापा जैसे जाता है, और उनको कौन सी यूनिट से क्या मापा जाता है, तो उसका आपका है। जैसे डेसिबल है, तो डेसिबल में आप ये समझिए कि क्या मापते हैं। डेसिबल यूनिट है, आप इसमें मापते हैं ध्वनि की तीव्रता की इकाई। मतलब डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता की इकाई, मतलब आप कितना कैसे क्या सुनाई देता है, तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसकी इकाई को मापा जाता है डेसिबल में। अगला है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति जो है वो आपकी शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री मील। समुद्री मील आपसे इससे क्या मापा जाता है? तो नौ संचालन में दूरी की इकाई। जो पानी में जो बोट चलती है तो वो क्या होता है ना, वहाँ पे वो डिस्टेंस माप लेते हैं कि कितनी दूर पे कोई मतलब चट्टान है, पत्थर है, गहराई है, या कुछ भी जो वहाँ पे मापना होता है, तो वहाँ पर उसको नौ समुद्री मील कहा जाता है जो है।
तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति है शक्ति की इकाई, और समुद्री मील है नौ संचालन में दूरी की इकाई, डिस्टेंस की इकाई होती है नौ संचालन यानी कि जल में। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि कुछ आपके यहाँ पे नर्तक और नर्तकी यानी कि क्लासिकल डांसर्स के आपके नाम दिए हुए हैं और आप उनसे जुड़ा हुआ शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है, मतलब नाम है, और वो कौन से शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहला नाम है मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई जो है बहुत ही सुप्रसिद्ध नाम है भरतनाट्यम का, और भरतनाट्यम आपका जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांसर है जो है। अगला है मालविका सरकार। मालविका सरकार ये आपका कथक की बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब बहुत ही सुप्रसिद्ध जो है कथक के आपके क्लासिकल डांसर मालविका जी हैं। और इनका आपको ये भी आपको पता है कि वैसे तो ये बिहार का एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि कथक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है राधा रेड्डी। राधा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। एंड नेक्स्ट है इंद्राणी रहमान, जो आपकी ओडिसी यानी कि उड़ीसा का जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है इंद्राणी रहमान। अब आपने यहाँ तक समझ लिया होगा, मृणालिनी साराभाई ये आपके भरतनाट्यम की फेमस क्लासिकल डांसर, मालविका सरकार कथक की, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी की, इंद्राणी रहमान उड़ीसी की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के आपको यहाँ पर अक्षांश और देशांतर आपको याद रखने हैं। ये आपके एग्जाम में आता है जो है, काफ़ी आता है। तो आपका जो भारत की जो स्थिति है जो है, जो पोजीशन है, वो मैप में आप कभी देखें, अगर आप कभी भी इंडिया का मैप देखेंगे ना तो वो एक बीच में एक लाइन खिंची होती है, और अगर उसके आप कॉर्नर पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है, ये अक्षांश और देशांतर लिखा होता है, बहुत बढ़िया से लिखा होता है। आपका जो भारत का जो आपका अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतर जो है आपका है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। अक्षांश भी एक बार समझ लीजिए, ये डिजिट है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। और एक और बहुत ज़रूरी बात होती है कि आपको हो सकता है आपने ये नंबर आपने याद कर लिया, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये तो आपने याद कर लिया। कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, ये बात याद रखिएगा कि अक्षांश ऑलवेज उत्तर होता है और देशांतर ऑलवेज पूर्व होता है। जो है अक्षांश हमेशा उत्तरी अक्षांश होता है, उत्तर होता है, और देशांतर जो है ऑलवेज पूरब में होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। हमारा अगला प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका कौन से आर्टिकल में पूछा जाता है या कौन से आर्टिकल में होता है जो है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल 23 to 24 में आपका इससे रिलेटेड सारी बातें वहाँ पर आती हैं। तो शोषण से विरुद्ध जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आपका आर्टिकल 23-24 में आता है जो है। अगला है अस्पृश्यता निषेध यानी कि छुआछूत, इससे रिलेटेड जो आपका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 है। तो दोस्तों ये आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चंस को आप अगर पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो आप गंभीरता को समझ पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा ये ज़रूरी है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज का एक क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक वन कौन से राज्य में है। तो मतलब सबसे ज़्यादा वन हमारे देश में कौन से राज्य में है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन आपके होते हैं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें वहाँ का अधिकतम प्रतिशत के क्षेत्र जो है वहाँ पर वन पाए जाते हैं, तो वो राज्य आपका है मिज़ोरम। मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्र जो है वहाँ के वनों से ढके हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत आयत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णार्ध पतझड़ वन होते हैं।
अगला प्रश्न है कि 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतया किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मतलब कि जहाँ पर जो बारिश होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। आप खुद ही समझ गए होंगे कि हम मरुस्थलीय वन की बात कर रहे हैं। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वो होते हैं आपके मरुस्थलीय वन। अगला है कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं। तो दलदली या ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले आपके वन कहलाते हैं मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा इसका विस्तार आपका कहाँ पर है। तो मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा विस्तार आपका है वेस्ट बंगाल के एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो चंदन की लकड़ी के सबसे ज़्यादा वन आपके पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन की लकड़ी पर बनी हुई जो मूवी है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन हम तो जस्ट केवल ध्यान दिलाने के लिए आपको इसका जिक्र कर रहे हैं। तो चंदन की लकड़ी जो है भारत में इसके जो सबसे ज़्यादा वन है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली ये फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है। तो साइलेंट वैली आपका जो है वो फेमस है जैव विविधता एवं सदाबहार वन संरक्षण के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे सीधे सीधे ऑप्शन आएगा, एकदम A to Z ऐसे उठा कर रख दिया जाएगा जो है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं। तो पश्चिमी घाट मतलब आप इंडिया का मैप जब आप नीचे की तरफ, जैसे आप इंडिया का मैप है दो पोर्शन, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, तो जो नीचे आप देखेंगे तो एक साइड आपका पूर्वी घाट होता है, एक साइड आपका पश्चिमी घाट होता है। तो पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले सबसे जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको हम सदाहरित या सदाबहार वन बोलते हैं, क्योंकि हमेशा उसमें जो है सदाबहार मतलब नाम से ही है कि हमेशा एकदम फली फूली रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठारों पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कॉमर्शियल पर्पस के वन हैं वो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंदू पत्तों का मुख्य उत्पादक, तेंदू पत्ते जो मतलब सब इस्तेमाल करते हैं, बहुत फेमस होता है ये। तो तेंदू पत्तों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है वो होता है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो और इसके सब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे और साथ में अच्छे भी लगे होंगे कि नहीं भाई हमने कुछ ढंग का पढ़ा, अच्छा पढ़ा। तो बस आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम का टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको PDF मिल जाती है। 1-2 दिन का डिले हो सकता है, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF सारी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और बस अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी फुल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलेंगे फिर एक और बेहतरीन और कमाल की वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।